बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। आपने ये वर्ड मोटिवेशन सुना होगा, कई बार सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मोटिवेशन क्या होती है, कितनी किस्म की होती है, टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है, तो आज आप इस लेक्चर में समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले द वर्ड मोटिवेशन को समझें। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मोटिव मीन्स टू डू वर्क। इसका जो ओरिजिन है वो है मोटिव, एक वर्ड जिसका मतलब है काम करना, मुहर्रिक रहना, मुतहर्रिक रहना, एक्टिव रहना। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर एंड अचीवमेंट। ये एक वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि ह्यूमन बिहेवियर और उसके अचीवमेंट के पीछे होती है। एक पेट्रोल का काम करती है, फ्यूल का काम करती है, अपने गोल तक पहुंचाने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। It is the internal or external stimulus that energizes and directs our actions towards a particular goal. तो मोटिवेशन बेसिकली एक एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलेशन है, स्टिमुलस है, या फिर आप कहें एनर्जी है। एक एक किस्म की इंकरेजमेंट है जो कि हमें डायरेक्ट करती है हमारे एक्शंस को एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, कि हम पर्टिकुलर बिहेवियर शो करें अपने गोल को हासिल करने के लिए। When you have a zeal to work means you are motivated। जब आपके अंदर जज्बा मौजूद है, जुनून है कोई काम करने का, तो आप इसका मतलब फुली मोटिवेटेड है। अब मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप है मोटिवेशन की, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपके अपने अंदर से पैदा होती है, आपके अपने अंदर आग लगती है, आप अपने अंदर अंदरूनी तौर पे इनकरेज होते हैं बगैर किसी के गाइड किए, डायरेक्ट किए। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मशरिक के मुसलमान नौजवानों को असरनो बेदार किया। वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे। उन्होंने कहा, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, या दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नई सुबह शाम पैदा कर। तो अल्लामा इकबाल खुद इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे, तो उन्होंने मशरिक के मुसलमान नौजवानों को मोटिवेट किया। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है, यानी कि लोग आपको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं खास पर्टिकुलर गोल के लिए, डिजायर के लिए, एक्सटर्नल डिजायर्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे अल्लामा इकबाल के इस शेर से हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। वो मुसलमान नौजवान से कह रहे हैं कि तू सोया हुआ है, तुझे चाहिए तू जाग जा, तेरा जो पानी का जहाज है वो स्टिल खड़ा है और तू लेजी बैठा हुआ है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। जब किसी तूफान से तू आशना होगा तो बहर बहर की मौजों में तेरी इस्तराब आ जाएगा, फिर तू अपने लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, जिंदा रहने के लिए कोशिशें करेगा, स्ट्रगल करेगा, हार्ड वर्क करेगा। तो यहाँ से हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है। अब माइनर फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, कि इंसान किन किन चीजों से मोटिवेट होता है, क्योंकि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव तो ये है कि रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन, कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, आपकी रिकग्निशन होगी, तो ये पॉजिटिव हो गई। फियर बेस्ड मोटिवेशन, आप खौफ से, डर के काम करते हैं कि जिस जगह पे आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको फियर बेस्ड मोटिवेशन मिलती है कि अपना काम टाइम पे करें। अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन होती है आपकी। पावर बेस्ड मोटिवेशन, एफिलिएशन मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, एटीट्यूड मोटिवेशन। अब कुछ थ्योरीज को समझ लेते हैं मोटिवेशन की, कि हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ टू फैक्टर्स थ्योरी पाई जाती है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब है डिससेटिस्फाइड है एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन को। यानी जो बेसिक चीजें, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, वो अगर इदारे में नहीं है, और जिनका होना जरूरी है, नेसेसरी है, जिनको मेंटेन करना है, अगर ये फैक्टर, हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे, तो डीमोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता, वो डिससेटिस्फाइड होगा, वो अपनी जॉब को छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड होगा। हाइजीन फैक्टर में आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सैलरी, टेक्निकल सपोर्ट, कंपनी पॉलिसी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है वो मेंटेन करना कंपनी को जरूरी है।
मोटिवेटेड रखने के लिए एम्प्लॉय को। और जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन को। यानी मोटिवेटिंग फैक्टर्स नीड टू इम्प्रूव, अगर वो है मौजूद, जैसे कि रिकग्निशन है, एप्रिसिएशन है, इंकरेजमेंट है, सैलरी इंक्रीमेंट है, इंसेंटिव्स हैं, एक्सीलेंट वर्किंग इन्वायरमेंट है, ये मजीद और बेहतर होगा तो और ज्यादा एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होगी, और ज्यादा मोटिवेटेड होगा, और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा काम करेगा एम्प्लॉय जो है। उसके बाद है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके ऊपर मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, कि इसमें 5 किस्म की जो है वो हायरार्की है। 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन नीड्स दैट मोटिवेट आवर बिहेवियर, यानी 5 किस्म के स्टेजेस होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी नीड है, लव या बिलोंगिंग नीड है, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो फाइनल नीड होती है, फाइनल मोटिवेशन जहां तक वो पहुंचना चाहता है उसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड में जो है वो ब्रीदिंग है, फूड है, वाटर है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो कि जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। तो यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम चीजें जो बेसिक चीजें हैं जिंदा रहने के लिए, वो कहलाती हैं उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब ये नीड्स इंसान की पूरी हो जाती हैं तो वो आगे की तरफ मोटिवेट होता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। फिर वो सेफ्टी चाहता है, यानी सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जिस जगह काम कर रहा है वहां जॉब सिक्योरिटी चाहता है, रिसोर्सेज की, मॉरलिटी और फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कि उसको मेडिकल मिले, उसकी फैमिली को मेडिकल मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसको सेफ्टी मिले, कि ऐसे इदारे में वो काम करे। जब ये तमाम चीजें उसकी फुलफिल हो जाती हैं तो मजीद आगे बढ़ता है, मजीद आगे मोटिवेटेड होता है, जिसको कहते हैं लव और बिलोंगिंग, जिसमें फ्रेंडशिप है, फैमिली इंटीमेसी है। वो चाहता है दोस्त बनाना, वो चाहता है अपनी फैमिली को टाइम देना, वो चाहता है कि वो वेडिंग करे, लाइफ पार्टनर हो उसका। जब ये नीड उसकी पूरी हो जाती है, थर्ड स्टेज से वो फोर्थ स्टेज में आता है जिसको स्टीम कहते हैं। तो वो चाहता है सेल्फ स्टीम, वो इज्जत चाहता है, वो अपनी कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, रिस्पेक्ट बाय अदर्स है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट पे अमल करता है। जब उसकी ये मोटिवेशन, ये नीड पूरी हो जाती है तो वो फाइनल पोजीशन पे आ जाता है जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स है, ये उसकी फाइनल पोजीशन होती है जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन ये थ्योरी वहां फेल हो जाती है कि जब कुछ लोग पैदाइशी तौर पे सेल्फ एक्चुअलाइज होके पैदा होते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल है, सर सैयद अहमद खान है, कायदे आजम है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, अब्दुल सत्तार एदी है। उन्हें अपनी फिजियोलॉजिकल नीड की भी जरूरत नहीं थी। यानी अब्दुल सत्तार एदी की लाइफ ऐसी है कि अगर उनको खाना नहीं मिल रहा, अच्छी रिहाइश नहीं है, तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे इंसानियत की खिदमत करना शुरू कर दी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेके पैदा हुए थे पैदाइशी तौर पर। तो ये इसको, इस थ्योरी को कहते हैं ओवरऑल फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये मोटिवेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। इसको कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। उसके बाद है हॉर्न इफेक्ट्स। हॉर्न इफेक्ट्स क्या है, आसान लफ्जों में, हॉर्न एक जगह है, एक कस्बा था शिकागो के करीब अमेरिका में, डिस्क्राइब बाय हेनरी ए लेंसबर्गर इन 1950s, यानी 50s की दिहाई में, who noticed a tendency for some people to work harder and perform better when they were being observed by researchers। उन्होंने ये देखा, एक एक्सपेरिमेंट करके, एक तजर्बा करके देखा कि 1950s में एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री थी जहाँ पे सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि जब उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन की गई और लोगों ने मुशाहिदा किया कि हम पे ऑब्जर्वेशन की जा रही, हो सकता है हमें इवेलुएट कर रहे हो, तो उन्होंने एक पॉजिटिव बिहेवियर शो किया। उन्होंने काम को, ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, एक्टिवली इंगेज हो गए अपने काम में, क्योंकि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको एनालाइज किया जा रहा है, उनको इवेल्युएट किया जा रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। और देखा कि जब उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा तो वो थोड़े से डल हो गए। तो इसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। और जो लास्ट है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी 3 किस्म की चीजें होती हैं इसमें, कि एक तो एक्सपेक्टेंसी हो गई, एक्सपेक्टेंसी इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि इंडिविजुअल शख्स की एफर्ट, विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, कि क्या मेरी एफर्ट जो है वो हाई परफॉर्मेंस की तरफ लीड करेगी। फिर इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस,
विल माई परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, के जब मैं परफॉर्म करूंगा क्या अच्छा आउटकम आएगा, उसका पॉजिटिव। बैलेंस है फिर तीसरी चीज, बैलेंस का मतलब है वैल्यू। वैल्यू यू प्लेस ऑन द रिवॉर्ड, कि आप किस चीज को वैल्यू देते हैं। आप सैलरी को देते हैं, मनी को देते हैं, रिस्पेक्ट को देते हैं, ऑनर को देते हैं, किस चीज को आप ज्यादा वैल्यू देते हैं, इंकरेजमेंट को देते हैं, अप्रिसिएशन को देते हैं। हर एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी नहीं चाहता, वो एक्सीलेंट वर्किंग इन्वायरमेंट भी चाहता है, वो रिस्पेक्ट चाहता है, वो अप्रिसिएशन चाहता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड, डू आई फाइंड द आउटकम्स डिजायरेबल। तो आसान लफ्जों में इसको अब आप मजीद ये समझें कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये है कि प्रपोजेस दैट पीपल विल चूज हाउ टू बिहेव डिपेंडिंग ऑन द आउटकम दे एक्सपेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बिहेवियर। In other words, we decide what to do based on what we expect the outcome to be at work. It might be that we work longer hours because we expect a pay rise. लोग ज्यादा काम करना पसंद करेंगे क्योंकि उनको पता उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनको ओवर टाइम मिलेगा, उनको इंसेंटिव मिलेंगे, और वो छुट्टियां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें लीव इनकैशमेंट मिलेगा, उनकी रिस्पेक्ट होगी, उनकी वैल्यू होगी। ये तमाम चीजें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आती है। तो उम्मीद है अगर हम इसको रीइंफोर्स करें, कंक्लूड करें, तो हमने दो किस्म की ये मोटिवेशन पढ़ी, कि एक तो इंट्रिंसिक है जो आपके अंदर से आती है मोटिवेशन, ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपके अंदर से आती है, और एक एक्सट्रिंसिक है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं कोई पॉजिटिव काम करने के लिए। थैंक यू।